जिसे पश्चिमी मीडिया ने करीब 3 महीने से जारी इस जंग में एक बड़े बदलाव का संकेत बताया और दावा किया कि शुरुआत में आत्मरक्षा करता दिख रहा यूक्रेन अब रूस को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है, जिसकी गवाही ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस में छपी उस रिपोर्ट ने दी जिसमें दावा किया गया कि डॉनबास में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रूस ने यूक्रेन से वहां सीज फायर कर एक बार फिर शांति वार्ता शुरू करने की पेशकश की। हालांकि खबर है कि यूक्रेन ने मौजूदा हालात में रूस के साथ युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि 24 फरवरी यानी जंग की शुरुआत से पहले की स्थिति मानने पर ही सीज फायर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले सभी इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इन दावों के बीच जंग को 3 महीने पूरे होते ही अचानक रूस ने यूक्रेन के डॉनबास में हमले तेज कर दिए, इतने तेज कि यूक्रेन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जमीन पर उन्हें अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया और रूस के उस जबरदस्त वार से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपने साथी देशों से हथियारों की सप्लाई में तेजी लाने की मांग की। असल में यूक्रेन के उत्तर और उसकी राजधानी कीव में मुंह की खाने के बाद रूस ने मार्च में यूक्रेन के पूर्व में मौजूद डॉनबास इलाके पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया था और फिर पिछले महीने उसने डॉनबास पर कब्जा जमाने के लिए युद्ध का दूसरा चरण भी शुरू किया था। लेकिन उस जंग को भी 1 महीना पूरा हो चुका है और रूस के हाथ मारियोपोल के अलावा कुछ खास नहीं लगा, बल्कि खार्किव से भी यूक्रेन की सेना ने रूस को खदेड़ने का दावा कर दिया। ऐसे में लग रहा है कि रूस ने डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वहां पूरी जान फूंक दी है। लेकिन सवाल यह है कि डॉनबास रूस के लिए इतना अहम क्यों है? क्यों रूस ने डॉनबास पर अपनी नजरें गड़ाई हैं? फिर क्यों वहां 1 महीने से अपने हथियार झोंके हुए हैं? तो इसकी वजह राजनीतिक भी है, कूटनीतिक भी और आर्थिक भी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें उसके डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं और सबसे अहम बात यह कि ये दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। मतलब डॉनबास के ज्यादातर लोग रहते तो यूक्रेन में हैं, लेकिन बोलते हैं रूस की भाषा। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं। यानी यूक्रेन का डॉनबास सोवियत संघ के टूटने के बाद भी उसके हिस्सों पर रूस के दबदबे की निशानी है और इसी वजह से डॉनबास रूस के लिए जमीन का महज एक टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का सवाल है। और तो और 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ है। विद्रोही अपने ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। वो विद्रोही अकेले नहीं है, उनके सिर पर रूस का हाथ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा भी किया हुआ है। यानी कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है। यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। ऐसे में डॉनबास जीतना रूस के लिए राजनीतिक जीत होगी और फिर डॉनबास सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जो अगर रूस को मिल गई तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि डॉनबास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां कोयले की खदानें हैं, वहां स्टील भी बनता है। यह है रूस की डॉनबास पर नजरें गड़ाने की आर्थिक वजह। वहीं रूस के डॉनबास को टारगेट बनाने की तीसरी बड़ी वजह रणनीतिक है। मारियोपोल पर तो रूस कब्जा कर ही चुका है। ऐसे में अगर पूरे के पूरे डॉनबास पर उसका राज हो गया तो रूस यूक्रेन के क्राइमिया तक, वो क्राइमिया जिसे उसने 2014 में यूक्रेन से हथिया लिया था, वहां से रूस तक एक लैंड ब्रिज बन जाएगा, जो कि रूस के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि अब तक रूस के पास क्राइमिया तक जाने का बस समंदरी एक रास्ता। वहीं रूस के पड़ोसियों फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से जुड़ने की अर्जी देने के बाद रक्षा विशेषज्ञों को बाल्टिक के शांत इलाके के जंग का मैदान बनने का डर सता रहा है। फिनलैंड और स्वीडन के बीचों बीच बाल्टिक सागर है और ये दोनों देश अब तक हमेशा हर युद्ध से दूर रहे, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने उन्हें ऐसा डराया कि दोनों ने नेटो का दामन थामने का फैसला कर लिया। जबकि रूस ने दोनों देशों को नेटो से दूर रखने की लाख कोशिश की थी। रूस ने उनकी हवाई सीमा में घुसपैठ से लेकर अपने परमाणु हथियारों का डर तक दिखाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से हाथ मिलाने के साथ ही एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के शक के पीछे पुख्ता वजह भी है, क्योंकि रूस भी ऐलान कर चुका है कि वो अपनी पश्चिमी सीमा पर 12 मिलिट्री यूनिट बनाने जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि रूस भी हथियार डालने को राजी नहीं और वो नेटो से 2-2 हाथ करने की तैयारी में लगा है। और उसकी ये तैयारी रंग लाती भी दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर जंग छिड़कर पुतिन ने नेटो में ऐसी सेंधमारी कर दी है कि उसकी दरारें अब बाहर दिखने लगी।
हंगरी और तुर्की ये दो ऐसे नेटो देश हैं जिन्होंने रूस से बढ़ती अपनी करीबियों की वजह से नेटो को टेंशन दी हुई है। और तुर्की के तेवर तो ऐसे हैं कि वो पहले भी कई बार नेटो से बाहर निकलने की धमकी तक दे चुका है। अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद हंगरी भी रूस से गैस लेने में लगा है। जर्मनी और इटली अलग अपनी गैस की जरूरत के लिए रूस के भरोसे हैं। यानी नेटो से अपने सदस्य संभल नहीं रहे और वो रूस के पड़ोसियों को अपनी टीम में शामिल करके उसकी घेराबंदी करने में लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी करके रूस को उसकी उत्तरी सीमा पर घेर सकता है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है और पहले ही नेटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर नेटो ने नाकेबंदी की तो बाल्टिक सागर में रूस का समंदर के रास्ते व्यापार ठप पड़ सकता है। वहां से उसकी मूवमेंट बंद हो सकती है और ये तो रूस होने नहीं देगा। इसलिए वो भी नेटो से निपटने के लिए अपना एकदम डिटेल रोड मैप बनाने में लगा है। उधर यूक्रेन में रूसी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए अब वहां बच्चों को भी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी तुरंत बच्चों को जंग के मैदान में भेजने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन यूक्रेन की सरकार चाहती है कि वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखें ताकि जब जरूरत पड़े तो वो भी जंग के मैदान में दुश्मनों से लोहा ले सके। सामने आई तस्वीरों में एक स्कूल में कई बच्चे हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। यूक्रेन के नेशनल गार्ड के जवानों ने उन्हें कई तरह की आधुनिक राइफलों को चलाने का तरीका सिखाया। यही नहीं, जवानों ने बच्चों को जंग के मैदान में दुश्मन से मुकाबले की भी ट्रेनिंग दी। लड़कों के साथ लड़कियों ने भी इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और उन्होंने भी जंग के पैंतरे सीखे। उधर खबर है कि काला सागर में एक बहुत बड़ी जंग का मोर्चा तैयार हो चुका है। ऐसी जंग जिसमें रूस का मुकाबला सीधा नेटो से हो सकता है। दावा यह है कि यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद काला सागर, जहां अब तक रूस की सेना का तगड़ा दबदबा है, वहां नेटो के जहाज और घातक हथियार पहुंचने वाले हैं। जिसका सीधा मतलब यह है कि काला सागर में रूस का मुकाबला नेटो की सेना से होना लगभग तय है। अब तक कभी भी यूक्रेन की जंग में नेटो ने सीधे शामिल होने का जोखिम नहीं उठाया। अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार तो भेजते रहे, लेकिन कभी भी खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बने। लेकिन पहली बार ब्रिटेन की नौसेना के सबसे घातक जंगी जहाज काला सागर में पहुंच सकते हैं। ये खबर ब्रिटेन के प्रमुख अखबार डेली मेल ने प्रमुखता से छापी। अगर ये दावा सही है तो अब नेटो के सब्र का बांध टूट सकता है। पुतिन के प्लान में फंसे ब्रिटेन और अमेरिका अब जंग में कूदने को मजबूर हो सकते हैं। यानी अब तक सरक सरक कर चल रही यूक्रेन की जंग बहुत बड़ी करवट ले सकती है, क्योंकि काला सागर पिछले 3 महीने से रूस की मुट्ठी में बताया जा रहा है। भले ही रूस का सबसे खतरनाक मॉस्कवा जहाज समुद्र में डूब गया हो, लेकिन रूस की ताकत वहां कम नहीं हुई है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यूक्रेन के समुद्र तट के ज्यादातर शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। ओदेसा पर अभी रूस का कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन इस बंदरगाह से यूक्रेन का एक भी जहाज निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि रूस के जंगी जहाज और सबमरीन काला सागर में अहम जगहों पर तैनात है। ये तैनाती ऐसी है कि अगर यूक्रेन का कोई जहाज समुद्र से निकला भी तो रूस पल भर में उसे तबाह कर सकता है। लेकिन दावा यह है कि ब्रिटेन की फौज अब काला सागर में अपने खतरनाक जंगी जहाज भेजने का फैसला कर चुकी है। ये जहाज काला सागर में ओदेसा के पास एक कॉरिडोर बनाएंगे, एक ऐसा सुरक्षा घेरा समझ लीजिए जिसके बीच से यूक्रेन के जहाज आसानी से निकल पाएं। इसके अलावा डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो लंबी दूरी पर मार करने वाली अपनी कुछ मिसाइलें खास तौर पर इसी ऑपरेशन के लिए यूक्रेन को पहुंचाएगा। यूक्रेन के इन जहाजों का निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनमें अनाज भरा हुआ है। गेहूं के ये जहाज यूक्रेन में फंसे होने की वजह से ही बहुत सारे देशों में भूख का संकट खड़ा हो गया है। और जिन देशों तक ये अनाज पहुंचना था उनमें कुछ तो अमेरिका के सहयोगी देश भी हैं। यूरोप के मुल्कों में भी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया गया था कि दुनिया के कई मुल्कों के पास केवल 10 हफ्तों का अनाज का भंडार बचा है। ऐसे देशों का यूक्रेन की जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भुखमरी का सामना करने पर मजबूर है। रूस के बम यूक्रेन पर गिर रहे हैं और पेट कई और देशों का खाली है। दूसरी तरफ रूस लगातार अनाज के इस संकट के लिए अमेरिका को कसूरवार बता रहा। इतना तो साफ है कि अनाज का ये संकट तभी सुलझ सकता है जब यूक्रेन में फंसा हुआ अनाज किसी भी तरह बाहर निकाला जाए। लेकिन ये काम शेर के मुंह में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा निकालने जैसा है। पहले तेल और गैस के बाद पुतिन ने गेहूं पर बहुत बड़ा दांव चला। गेहूं के भंडार पर कब्जा जमाकर पुतिन अमेरिका और नेटो के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जिसे अब तक पुतिन की फूड ब्लैकमेलिंग कहने वाले देशों ने इसका जवाब देने का फैसला कर लिया। यही जवाब जंग की तैयारी से कम नहीं है, क्योंकि दावा यह है कि अब भी रूस के 6 जंगी जहाज और 2 सबमरीन काला सागर में तैनात हैं। यह आंकड़ा यूक्रेन की फौज का है। हालांकि जहाजों की गिनती इससे ज्यादा भी हो सकती है।
दूसरी तरफ यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर के बीच क्राइमिया भी मौजूद है, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। क्राइमिया की वजह से रूस को रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिलता है। क्राइमिया में रूस ने अपनी सेना की बहुत बड़ी ताकत को जमा किया हुआ है। अगर काला सागर में यूक्रेन की मदद करने के लिए कोई भी पहुंचा तो रूस जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से खतरनाक मिसाइलें और हथियार लेकर पहुंच रहे ब्रिटेन के जंगी जहाज रूस को सीधी चुनौती दे रहे होंगे। मतलब ये कि सीधा सीधा रूस को ललकार रहे होंगे। अगर ब्रिटेन यहां से यूक्रेन के जहाजों को निकालने में कामयाब हो भी गया तो दुनिया को बहुत बड़ा संदेश जाएगा। संदेश ये कि नेटो देश रूस पर भारी पड़ने वाले हैं। पुतिन भी इस बात के नतीजों को समझते हैं। यही वजह है कि काला सागर में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, और अगर ये जंग छिड़ गई तो वो काला सागर तक सीमित रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। यही वो सूरत है जिससे अमेरिका और नेटो अब तक बच रहे थे। लेकिन साफ है कि दुनिया पर मंडरा रहे भुखमरी के संकट ने समीकरण बदल दिए हैं, और नेटो से अगर रूस की भिड़ंत हो गई तो वो विश्व युद्ध ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ये ऐसी जंग होगी जिसके दायरे में पूरी दुनिया को आने में देर नहीं लगेगी।